हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ओमीय व अनोमीय प्रतिरोध है। ठीक है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसमें रेजिस्टेंस जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो ओमिक रेजिस्टेंस और एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी ओमीय प्रतिरोध और दूसरा अनोमीय प्रतिरोध। तो देखिए ओमीय प्रतिरोध के बारे में। देखो, ओमीय प्रतिरोध, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम को फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? ओमीय प्रतिरोध बोलते हैं। अर्थात V/I का जो V और I का जो अनुपात है वो नियत रहता है। इसमें प्रतिरोध R नियत रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अब इसके बाद में देखिएगा, इसमें एक लिमिट भी लगा दी, इसमें लिमिटेशन दे दी, मतलब एक सीमा दे दी कि ये मतलब सभी जितने भी धात्विक चालक होते हैं और वो भी कम विभवांतर के लिए ओमीय होते हैं। ये बात इसमें लिमिट कर दी है, इसको एक बाउंडेशन में दे दिया है। मतलब बाउंडेशन दे दी इसकी कि भाई जितने भी धात्विक चालक हैं, जितने भी टोटल जितने भी धात्विक चालक मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कम पोटेंशियल के लिए, कम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कम विभवांतर के लिए ओमीय होते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देते हो, एक सीमा से अधिक अगर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को इंक्रीज करते हो तो करंट बढ़ती है, करंट इंक्रीज होती है, धारा इंक्रीज होती है, धारा बढ़ती है। धारा के बढ़ने से क्या बढ़ता है? वो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, चालक है वो गर्म हो जाता है हीटिंग के वजह से। हीटिंग की वजह से वो देखो H बराबर इस प्रकार से, हीटिंग की वजह से देखिएगा आप, हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, करंट लगातार इंक्रीज होगी, जिससे कंडक्टर वो गर्म हो जाएगा। कंडक्टर चालक गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उस केस में, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस केस में वो प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध ना होकर अनओमीय प्रतिरोध बन जाएगा, यानी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। तो ये आई और V के बीच में मेटल के लिए मैंने बताया है। तो इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी, सीधी रेखा इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा। तो ये लीनियर है, मतलब रेखिक है ये। ठीक है ना। अरेखिक कब बनेगी? जब I और V का जो अनुपात है वो क्या नहीं रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब बदल जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो अगर I और V का अनुपात बदल जाएगा या प्रतिरोध बदल जाएगा तो उस केस में हमारा जो प्रतिरोध है वो ओमीय प्रतिरोध न होकर अनोमीय प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये दूसरा अनोमीय प्रतिरोध आ गया है। तो इसकी बात करें अनोमीय प्रतिरोध, तो वही जो अभी बताया मैंने, ये ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात V और I का जो अनुपात है वो नियत नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, वो बदल जाता है। V और I का अनुपात अर्थात प्रतिरोध बदल जाता है। कैसे बदलेगा ये भी बात की हमने, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यू इंक्रीज करोगे तो एक सीमा ऐसी आएगी, एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिसके बाद और पोटेंशियल अगर बढ़ाते हो, विभवांतर अगर बढ़ाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, उस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, मतलब जो एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके आगे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को जब बढ़ाओगे तो उस केस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या करंट का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। V और I का जो अनुपात है वो नियत नहीं रहता, अर्थात जो क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है विभवांतर के बढ़ने से धारा बढ़ती है, धारा बढ़ेगी तो चालक गर्म होगा, हीटिंग की वजह से चालक गर्म होगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा। प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा, इसका मतलब वहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसे प्रतिरोध को हम अनओमीय प्रतिरोध बोलते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है भाई। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स। वैसे तो इसमें एक तो अधिक धारा का, एक अधिक धारा के लिए देखिएगा, जो अधिक धारा है उसके लिए टॉर्च के बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, टॉर्च के बल्ब का रेजिस्टेंस वो अनोमीय होता है। क्योंकि अधिक धारा के लिए देखिएगा, क्योंकि अधिक धारा के लिए VI ग्राफ जो होता है, VI ग्राफ वक्र रेखा होता है, सरल रेखा नहीं होता, वक्र रेखा होता है। ये देखो, ये नीचे बना भी रखा है, ये अधिक धारा के टॉर्च के बल्ब का है। ठीक है ना। तो टॉर्च के बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लिए, ये टॉर्च के बल्ब का, बल्ब के प्रतिरोध के लिए। ठीक है ना, बल्ब के प्रतिरोध के लिए। ठीक है, जो टॉर्च का जो बल्ब है उसका जो प्रतिरोध होता है
उसके लिए वी और आई या आई और वी के बीच में जो ये वक्र खींचा जाता है वो इस प्रकार से मिलता है। मतलब एक सीधी रेखा नहीं होती इसमें वक्रीय होती है। रेखा कैसी होती है? वक्रीय होती है। इस प्रकार से ऐसी रेखा बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है वो नियत नहीं रहेगा, मतलब वेरिएशन आएगा। कहने का मतलब वी और आई का जो अनुपात बनता है ना, वी और आई का अनुपात जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, तो उनमें एक वेरिएशन आता है। मतलब वेरिएशन का मतलब समझ रहे हो, मतलब चेंजेस आते हैं। चेंजेस का मतलब प्रतिरोध बदलता है। तो उस केस में वो चेंजेस की वजह से ही वो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, उसे टॉर्च के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या बन जाता है? अनोमीय रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी अनोमीय प्रतिरोध बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स और भी लिए हैं। इसमें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है, और जो भी हमारे द्रव्य अपघट्य होते हैं, ये लिक्विड होता है। वैसे द्रव्य मतलब मटेरियल्स के लिए दे दिया, बाकी वैसे द्रव्य होता है, ठीक है ना, लिक्विड होता है। तो लिक्विड जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि सेल में प्रयुक्त होते हैं, सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपको पता है कैथोड एनोड होते हैं। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक तो कैथोड एक एनोड। और उस सेल के अंदर जो घोल होता है, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी अपघट्य होता है। और उसमें भी जो उसका भी जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो भी अनोमिक होता है, यानी अनोमीय रेजिस्टेंस होता है। वैक्यूम ट्यूब्स होती है, थर्मिस्टर होता है और ट्रांजिस्टर होता है। इन सभी के जो रेजिस्टेंस आते हैं वो सारे के सारे अनोमीय होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि इनमें जो वी और आई के बीच में या फिर आई और वी के बीच में जो आप ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ क्या नहीं होता है? एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें वक्रीय रेखा होती है, वक्र रेखा होती है। इसी वजह से, क्योंकि प्रतिरोध चेंज होता है, प्रतिरोध की चेंजेस की वजह से प्रतिरोध अनोमीय हो जाता है, ओमीय ना होकर अनोमीय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध के चेंजेस से होता है, प्रतिरोध बदलता है। प्रतिरोध नियत होगा तो ही तो ओमियम बनेगा, तभी ओमिक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा, आर नियत नहीं रहेगा, कहने का मतलब वी और आई का अनुपात नियत नहीं रहेगा, तो उस केस में वो प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध नहीं रहेगा, ओमीय प्रतिरोध नहीं रहेगा, वो अनोमीय प्रतिरोध बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा अगर आप बात आगे देखिए, टॉपिक जो हमारा है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। देखिएगा क्या होता है। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, और उन डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस, मतलब डिफरेंट वैल्यू के जो रजिस्टर हैं वो काम में लिए जाते हैं। भिन्न भिन्न मान के जो रजिस्टर मतलब प्रतिरोधक काम में लिए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न मान के जो प्रतिरोधक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं या इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं, उन सर्किट में जो हमारे रजिस्टर होते हैं, जो प्रतिरोधक होते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू के काम में लिए जाते हैं। और जैसे हम घरेलू की जो हम घर पे काम में लेते हैं, घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो घरेलू हो या फिर प्रयोगशाला कार्य के लिए जो बनाए जाने वाले रजिस्टर होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला रजिस्टर होता है, पहला रजिस्टर जिसका नाम है तार आबंध प्रतिरोधक। तो ये ऐसे प्रतिरोधक होते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये अलॉयज मेटल से बनाए जाते हैं। अलॉयज समझते हो, मिश्र धातुओं से ये प्रतिरोधक बने होते हैं। मिश्र जो धातु होते हैं, उन्हीं धातुओं से इन प्रतिरोधकों को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये जो मटेरियल्स होते हैं जो मैंने नाम लिए, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन आदि से ये प्रतिरोधक बने होते हैं, ठीक है ना, आदि से बने होते हैं। और ये लैब में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोगशाला में यूज होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी लैब के अंदर जो वायर होते हैं, एक मतलब प्रतिरोधक तार जो होता है, जैसे आप मैंने बताया भी था, प्रतिरोधक तार यानी रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं, वो रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन से ही बने होते हैं। ये अलॉयज होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और इनकी जो रेजिस्टिविटी है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नगण्य होना चाहिए। इसी वजह से ऐसे रेजिस्टेंस को नाम दिया गया यहाँ तार आबंध रजिस्टर यानी प्रतिरोधक, तार आबंध प्रतिरोधक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो ये प्रतिरोधक होते हैं ना, ये जो प्रतिरोधक होते हैं, इन प्रतिरोधकों की जो परास होती है, मतलब प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध मान होता है वो अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। ये जो प्रतिरोधक होते हैं ना, रेजिस्टर्स होते हैं, इन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, प्रतिरोध जो मान होता है, वो अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। तो हमें अगर अधिक मान का यानी अधिक वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक रेजिस्टर और होता है, उसके लिए एक अलग से एक रेजिस्टर और होता है, एक अलग से एक प्रतिरोधक और होता है, जिसे हमने नाम दिया है कार्बन प्रतिरोधक। देखिएगा नेक्स्ट जो प्रतिरोधक है वो हमारा है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रेजिस्टर होता है, ठीक है। ये कार्बन रेजिस्टर क्या होता है, ये याद रखिएगा। ये अधिक मानों के प्रतिरोधक, जो अधिक मान के जो प्रतिरोधक होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ये कार्बन
आदि अर्धचालकों की सहायता से बने होते हैं। ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, अर्धचालकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस तैयार किए जाते हैं, ये कार्बन रेजिस्टर जो तैयार किए जाते हैं, तो ये किससे बनाए जाते हैं? ये याद रखिएगा स्पेशली सेमीकंडक्टर से। लेकिन हम यहाँ स्पेशली यहाँ कौन सा सेमीकंडक्टर लेंगे, अर्धचालक लेंगे, कार्बन लेंगे। कौन सा? कार्बन। और ये अधिक मान के होते हैं। ये रजिस्टर क्या होते हैं? अधिक वैल्यू के होते हैं। ये रजिस्टर जो होते हैं ये अधिक मान के होते हैं, अधिक वैल्यू के होते हैं, ये अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू के होते हैं। ये रजिस्टर, ठीक है ना, ये प्रतिरोधक, ये बात भी आप याद रखिएगा, अधिक मान के होते हैं, इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट है उनमें यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, जो विद्युतीय परिपथ हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, उनमें भी अधिक वैल्यूज के रजिस्टर यूज किए जाते हैं। प्रतिरोधक का मतलब रजिस्टर होता है, रजिस्टर बोलते हैं इसको, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर होता है ये। तो ये रजिस्टर क्या होना चाहिए? अधिक मान का होना चाहिए। अधिक मान का रजिस्टर ही क्या कहलाता है? कार्बन रजिस्टर कहलाता है, अधिक मान का होता है ये याद रखिएगा। अब इसको किसकी सहायता से बनाएंगे? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों की सहायता से इनको बनाया जाता है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, इसको डिटेल में समझते हैं अपन। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आगे। अब देखिएगा, यहाँ जो ये प्रतिरोधक होता है इसका मतलब ये दिखने में कैसा होता है, शेप कैसी होती है? ये सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसमें सिलेंड्रिकल समझते हो आप, बेलनाकार शेप होती है इसकी, बेलनाकार रूप होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। और ये इसमें कार्बन से बना होता है, ये कार्बन से, मैंने बताया ना, कार्बन से बनाया जाता है ये प्रतिरोधक। तो कार्बन प्रतिरोधक पर देखो नाम दिया इसमें, कार्बन प्रतिरोधक पर जो विभिन्न रंगों की, मतलब डिफरेंट कलर की क्या होती है? वलयाकार पट्टी होती है, 4 पट्टियां होती हैं, याद रखिएगा। जो एक रजिस्टर मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप का मिलेगा, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार जो आकृति होती है ना, बेलनाकार आकृति होगी, उस बेलनाकार आकृति पर 4 वलयाकार मतलब पट्टियां होती हैं, 4 पट्टियां होती हैं। और याद रखिएगा, इन पट्टियों के पट्टियों के जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, उनके रंग है और स्थान है और संख्या के द्वारा हम उस प्रतिरोध का मान और विश्वसनीयता मालूम करेंगे, ठीक है। विश्वसनीयता समझते हो? विश्वसनीयता होती है टॉलरेंस। विश्वसनीयता मतलब ये विश्वास के लिए, देखो विश्वसनीयता मतलब समझते हो क्या? विश्वास के योग्य है नहीं है, मतलब विश्वास का मतलब ये होता है एरर का मतलब त्रुटि, कि प्रतिरोध के जो मान में त्रुटि कितनी है, प्रतिरोध के मान में त्रुटि कितनी है, मतलब प्योर वैल्यू नहीं होती है। रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू प्योर नहीं होती है, कहने का मतलब उसमें कुछ क्या पाई जाती है? त्रुटि पाई जाती है, कुछ एरर पाई जाती है। तो वो एरर ही यहाँ विश्वसनीयता के रूप में आती है, टॉलरेंस के रूप में आती है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध वैल्यू में यानी रेजिस्टेंस वैल्यू में कुछ एरर होती है और उसी एरर का यहाँ नाम क्या दिया है? विश्वसनीयता दिया है। 5%, 10% अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। वैसे स्पेशली 2 या 3 कलर के लिए दी जाती है टॉलरेंस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको समझ में आएगा, आगे डिटेल में समझते हैं, तो आप इसको समझिएगा। पहली बात समझ में आई भाई, कार्बन प्रतिरोधक पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार की क्या होती है? विभिन्न रंगों की क्या होती है? वलयाकार पट्टियां होती है, 4 पट्टियां होती हैं। और इन्हीं पट्टियों के द्वारा हम क्या करते हैं? इन पट्टियों के रंग, स्थान और संख्या के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी प्रतिरोध का मान और उसकी विश्वसनीयता मालूम करते हैं। तो देखिएगा, पहली जो 2 पट्टियां होती हैं, जो पहली स्टार्टिंग की जो 2 पट्टियां होती हैं, वो प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक को व्यक्त करती है। याद रखिएगा, जो पहली 2 पट्टियां होती हैं वो प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक, और तीसरी पट्टी इस मान में 10 की घात के गुणज को बताती है। और चौथी पट्टी प्रतिरोध की सहन शक्ति, ये जो मैंने बताया ना, सहन शक्ति, ये विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। ये बात याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया। सहन शक्ति एरर ही होती है, त्रुटि होती है। जो रजिस्टर होता है, प्रतिरोधक होता है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू यानी प्रतिरोध मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि है, मतलब प्योर रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब उसमें एरर होती है। 5%, 10% अलग अलग, मतलब जितनी भी होती है, 20%, तो उसमें टॉलरेंस क्या है, उसकी सहन शक्ति क्या है, वो हमें कौन सी पट्टी बताएगी? चौथी पट्टी बताएगी। चौथी पट्टी प्रतिरोध की सहन शक्ति को व्यक्त करेगी, याद रखिए। तीसरी किसको बता रही है? देखो, पहली 2 पट्टियां तो क्या बता रही हैं? प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक, प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक। और तीसरी पट्टी इस मान में जो मान आया ना, 2 अंकों का जो मान आया है, तीसरी पट्टी इस मान में 10 की घात के रूप में गुणज, मतलब उससे गुणा होकर प्राप्त होगी, 10 की घात के रूप में गुणज को बताएगी। और चौथी होगी सहन शक्ति को बताएगी, यानी परसेंटेज में आएगी। अब इसको देखिएगा डिटेल में, ये जो बातें मैंने बोली ना, इसको अब आप फिजिकली हम इसको समझेंगे। देखिएगा, देखो इसकी पिक्चर अभी क्लियर होगी। अब देखो इसको, इस डायग्राम को आप समझोगे तो इसकी पिक्चर बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिएगा कैसे क्लियर करेंगे, तो देखिएगा, ये दिख रही, ये आपका कार्बन रजिस्टर है, दिख रहा भाई, ये कार्बन रजिस्टर है। इसमें 4 पट्टियां हैं, 1, 2, 3 और 4,
इन चारों पट्टियों का रंग अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ये पट्टियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की पट्टियां होती हैं। पहली दो पट्टी प्रतिरोध के मान के 2 अंक, यानी प्रथम सार्थक अंक, फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर, और ये सेकंड सिग्निफिकेंस फिगर, ये दूसरा, यानी पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया। तीसरी पट्टी गुणांक को व्यक्त करेगी, गुणांक यानी 10 की घात के गुणज के रूप में होती है, ठीक है। और चौथी इसमें सहनशीलता को व्यक्त करेगी, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिएगा इसको हम समझेंगे, अब देखिएगा डिटेल में समझते हैं। देखिएगा इसका पहले तो एक टेबल बनानी पड़ेगी, ये कार्बन प्रतिरोध की एक टेबल होती है, उस टेबल को आपको समझना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो देखिएगा उस टेबल को समझ लेते हैं पहले। देखिएगा भाई, कार्बन प्रतिरोधक सारणी, ये सारणी है, देखो याद करनी पड़ेगी आपको इसको, क्योंकि आपको प्रतिरोध की वैल्यू आपको कोई एक डायग्राम देगा, आपको एक डायग्राम देगा, उसमें 4 पट्टियां देगा, और चारों जितनी 4 पट्टियां हैं चारों के अलग अलग कलर देगा, और उन कलर से आप क्या निकालोगे, प्रतिरोध का मान निकालोगे, ठीक है ना। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आपको क्या देगा, एक कार्बन रजिस्टर देगा और उस पर 4 अलग अलग कलर देगा, मतलब अलग अलग कलर लिखे होंगे भाई, ये पीला नीला जो भी है, काला हरा जो भी है, तो पट्टियां देगा और पट्टियों पर क्या लिखा होगा, रंग लिखा होगा, रंग का जो नाम है वो लिखा होगा, और उन्हीं रंगों के नाम से आपको क्या बताना पड़ेगा, उस कार्बन रजिस्टर कार्बन प्रतिरोधक की जो प्रतिरोध वैल्यू है, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू है, वो आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। या आपको कार्बन रजिस्टर कार्बन प्रतिरोधक की क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, कार्बन प्रतिरोधक की जो प्रतिरोध वैल्यू है, प्रतिरोध मान है वो दे देगा, कलर पूछ लेगा, कलर का जो क्रम है ना, रंगों का क्रम है वो पूछ लेगा। तो वो चीज़ निकालने के लिए आपको एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। और देखिएगा टेबल में क्या है, तो देखिएगा इस सारणी के अंदर क्या, प्रत्येक रंग के लिए निर्धारित अंक है, गुणांक है, और विश्वसनीयता को दर्शाया गया है। तो देखिएगा सबसे पहले कलर को देख लीजिएगा, देखो ये इसमें काला होगा स्टार्टिंग में, फिर भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ठीक है, नीला, और उसके बाद में बैंगनी होगा, सलेटी होगा, सफ़ेद होगा, स्वर्ण होगा, फिर रजत होगा, और फिर लास्ट में कोई कलर नहीं होगा। ऐसा भी होगा ना, नो कलर भी नहीं होगा, रंगहीन, लास्ट पट्टी का रंगहीन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो इसको याद करने का, इसमें प्रथम अक्षर मैंने लिखा है याद करने के लिए। प्रथम अक्षर कलर को कैसे याद करोगे आप, तो उसका भी एक मेथड तो होना चाहिए ना आपके पास कलर को याद करने के लिए, तो वो मैंने लिखा भी है नीचे। तो वो इसको याद करने का तरीका देखो, बी, देखो बी रोए, ये दो प्रथम स्टार्टिंग 2 अक्षर है ना, इसको देखिएगा, बी, फिर ये रोय बन गया, बी रोय, और फिर ये बन गया ग्रेट, जी से क्या बन गया ग्रेट, बी से क्या बन गया ब्रिटेन, बी रोय, जी से ग्रेट और बी से ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और फिर इससे लास्ट वाले क्या बनेंगे, वेरी गुड वाइफ। तो याद करने का तरीका है ये, कलर को याद करने का तरीका। तो स्टार्टिंग के बी तो क्या है, काला और भूरा है, एक तो ब्लैक ब्राउन है, बी फॉर ब्लैक और बी फॉर ब्राउन, इस पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में काला है, फिर भूरा आता है, काले के बाद में भूरा आता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो बी रोय, ये तो आपको पता चल जाएगा, आर रेड होता है, ओ ऑरेंज होता है, वाई येलो होता है, और जी का मतलब यहाँ ग्रीन होता है, ग्रेट, जी ग्रेट, तो ग्रीन। बी फॉर एक बी और आ गया, नीचे आएगा नीला, नीचे आएगा, ये याद रखना, ब्लैक ब्राउन और फिर ब्लू नीचे आने वाला है, तो ये नीला, तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अब वेरी गुड वाइफ, तो वेरी से वॉयलेट बनता है, वॉयलेट यानी बैंगनी, वॉयलेट, वेरी हो गया ना, बैंगनी, वॉयलेट होता है ये। फिर इसके बाद में वॉयलेट हो गया, वेरी गुड का मतलब ग्रे, ये ग्रे है, ग्रीन ऊपर रहेगा, ग्रे नीचे आएगा, तो ग्रे, तो जी ये वेरी गुड वाइफ, तो वाइफ यानी वाइट यानी सफ़ेद, तो ये डब्लू हो जाएगा। और इनका कोई नाम नहीं है, ऐसे वैसे लिख दो इसको, स्वर्ण, गोल्ड होता है, फिर रजत, और फिर लास्ट में नो कलर, ठीक है। तो याद करने का तरीका। और देखो अंक स्टार्टिंग में अंक क्या आता है, कहाँ से शुरुआत करते हो आप, 0 से शुरुआत करते हो, देखो तो 0, फिर 1, फिर ये तो भाई एक प्रकार से काउंट करना है, देखो एक प्रकार से गिनती लिखनी है, 0 1 2 9 तक लिखनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6, इसके आगे जस्ट 6 7 8 9, और फिर इसमें ये तो हो गया फिगर, अंक हो गया। अब गुणज क्या करोगे, ये 10 के पावर में लगा देना, ये 10 की पावर में जो ये फिगर है ना, ये पावर में लगा देना सारी, जैसे देखिएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस प्रकार से आप कर सकते हो, लास्ट तक कर लोगे, ठीक है। और फिर गोल्ड के लिए क्या होता है, 10 की घात -1 होता है, और सिल्वर के लिए क्या होता है, 10 की घात -2 होता है,
सिल्वर के लिए। और इन्हीं दोनों कलर्स के लिए क्या दी जाती है, विश्वसनीयता दी जाती है। देखो ये विश्वसनीयता दिख रही है ना, टॉलरेंस, तो ये स्वर्ण और रजत के लिए दी जाती है। स्वर्ण के लिए तो 5% दी जाती है और रजत के लिए 10%, प्लस माइनस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 5% कम भी, 5% ज़्यादा भी, 10% कम या 10% ज़्यादा, इस प्रकार से। तो प्लस माइनस 5% स्वर्ण के लिए, रजत के लिए 10%, और कोई रंग कलर नो कलर कलरलेस के लिए प्लस माइनस 20% हो जाएगा। देखो ये इस प्रकार से। और नीचे याद करने का तरीका है, ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाय, कलर को याद करने का। उसी के आगे वो कर्म, ये तो काउंट है, ये तो आप कर ही सकते हो, उसके जस्ट आगे लिखते जाना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसका गुणज लिखते जाना, 10 की गुणज 10 की पावर में लगानी है जितने भी ये फिगर आए हैं। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, जो भी है करते जाना, ठीक है। और फिर स्पेशली गोल्ड और जो सिल्वर है ना, स्वर्ण और रजत है, इसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखनी पड़ेगी पावर। तो स्वर्ण के लिए 10 की पावर 10 की पावर -1 और रजत के लिए 10 की पावर -2। और विश्वसनीयता होगी इनकी, विश्वसनीयता की बात करें तो प्लस माइनस 5% स्वर्ण के लिए, रजत के लिए प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं इसके लिए प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल को याद कर लेना। और इसी को याद करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया अपना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इस टेबल को याद तो करनी पड़ेगी भाई, अब आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो भी निर्धारित अंक, गुणांक और विश्वसनीयता ये इनको शो किया गया है, तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आना ही आना जरूरी है, बहुत जरूरी है आना, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो आप सुनो, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एक ये डायग्राम बनाया है, ये कार्बन रजिस्टर है, ये डायग्राम किसका, कार्बन रजिस्टर है, मतलब कार्बन प्रतिरोधक है। इसमें 4 पट्टियाँ शो करी, 1 2 3 4, चारों पर मैंने कलर के नाम भी दे रखे हैं। चारों पट्टियों के जो रंग है ना, चारों पट्टियों के जो रंग है वो भी मैंने बता रखे हैं यहाँ पर। तो पहली पट्टी का रंग कैसा है, पीला है, दूसरी का बैंगनी है, तीसरी का भूरा है, देखिए ऊपर देखिए, तीसरी का भूरा और चौथी का स्वर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इस कार्बन रजिस्टर कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बताना है। प्रतिरोध मान यानी प्रतिरोध की जो वैल्यू वो आपको याद करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इस डायग्राम, मतलब इस कार्बन रजिस्टर के जो कलर है उस कलर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध का मान निकालना है। तो प्रतिरोध का मान निकालें, तो निकालिए भाई। देखो ये प्रतिरोध का मान पूछा है यहाँ पर, कैसे निकालोगे, देखिए पहली जो 2 पट्टियाँ हैं प्रतिरोध के मान के 2 अंक बताएंगी। तो पहली पट्टी पीले रंग की है, तो पीला देखो आप, पीला मतलब इसका फिगर देखना है, तो पीले का फिगर मतलब अंक क्या है, देखो पीला, इधर देखिएगा, आपको याद करनी पड़ेगी भाई, याद के बिना बात नहीं बनेगी। तो आपको देखो पीला, देखो इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो पीले के लिए कितना है, 4 है, अंक कितना है, पहला अंक क्या है, 4 है पीले के लिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 लिखोगे। चलो मैं R लिख देता हूँ, R बराबर कितना होगा यहाँ, 4 नहीं लिख रहा है शायद आपको, देखो इधर से देखिएगा, ये देखो R बराबर मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है, पीले रंग की पट्टिका के लिए लिख दिया, पीले रंग की जो पट्टिका है उसके लिए पहला अंक लिख दिया मैंने। अब बैंगनी जो दूसरी पट्टिका है उसका रंग क्या है, बैंगनी है, तो बैंगनी रंग के लिए दूसरा अंक क्या होगा, बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए जो अंक है वो क्या है, बैंगनी रंग के लिए, देखो बैंगनी इसमें कहाँ है, देखो यहाँ से देखो वॉयलेट, बैंगनी का फिगर अंक क्या है, 7 है ना, ये दिख रहा है ना आपको 7। तो बैंगनी रंग का यहाँ फिगर लिखोगे, अंक लिखोगे, तो दूसरा अंक हमारा क्या गया, ये 7 आ गया। क्या गया, दूसरा अंक 7, पहला अंक 4 और दूसरा अंक 7 आ गए ना, पहला 4 और दूसरा 7। देखो मैंने बताया था कि जो कार्बन प्रतिरोधक की जो 4 पट्टियों में से 2 पट्टियां जो होती हैं वो प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक को व्यक्त करेंगी। तो प्रतिरोध के मान के 2 अंक आ गए, देखो ये आ गए 2 अंक। पहली पट्टिका ने पहली पट्टिका पीले रंग की है, तो पीले रंग के लिए 4 आ गए अंक, और बैंगनी रंग के लिए 7 आ गया। अब जो तीसरी पट्टिका है जो भूरे रंग की है वो क्या करती है, मैंने क्या बताया, इस मान में 10 की घात के गुणज के रूप में व्यक्त करते हैं। दिख रहा भैया, देखो जो तीसरी पट्टिका है वो तीसरी पट्टिका इस मान में, जो ये मान आया ना ये 47, इस मान में 10 की घात के गुणज के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 10 की घात कितनी बनेगी, देखो भूरे रंग के लिए देखिए, अब 10 की घात देखनी है, देखो ये भूरे रंग के लिए, तीसरी पट्टिका भूरे रंग की है, तो भूरे रंग के लिए जो गुणज आएगा वो देखो भूरा रंग देखिएगा। इसमें स्टार्टिंग में देखो ये रहा ना भूरा, तो इसमें आप फिगर नहीं देखना है, अभी आप गुणज देखना है। देखो गुणज ये रहा ना, ये गुणज दिख रहा है भैया, भूरे रंग के लिए देखो, ब्राउन के लिए ये रहा गुणज, 10 की पावर 1 है, तो यहाँ आप क्या करोगे, 10 की घात 1 करोगे। देखो इधर से देखिएगा, 10 की घात 1 आ गया ना, इधर से देख लीजिएगा 10 की घात 1। अब क्या हो, चौथी पट्टिका जो होती है वो क्या व्यक्त करती है,
वो सहनशीलता को व्यक्त करती है, टॉलरेंस को व्यक्त करती है, विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। तो उसमें क्या करोगे आप, प्लस माइनस कितने प्रतिशत होगी भाई, देखो स्वर्ण के लिए टॉलरेंस, चौथी पट्टी का स्वर्ण है ना, स्वर्ण उसका रंग कैसा गोल्डन कलर की है ये चौथी पट्टी का। तो स्वर्ण के लिए टॉलरेंस क्या होती है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस देखो ये 5% होती है, देखो इससे देखिएगा ये रहा ना, ये टॉलरेंस है। तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, तो मैंने यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस 5% लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ऐसे प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपसे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डायग्राम दे देगा, ऐसे डायग्राम देके और आपसे उस ये डायग्राम क्या है, कार्बन प्रतिरोधक है, और इस कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध मान है वो पूछेगा आपको, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध मान है वो पूछेगा, और वो ऐसे आप ज्ञात कर लोगे। पहली दो पट्टियां तो प्रतिरोध के मान के पहले 2 अंक तो 2 अंक, और जो तीसरी पट्टी है वो गुणज होती है। तो तीसरी पट्टी गुणज मतलब तीसरी पट्टी इस मान में गुणज, इस मान में 10 की पावर के रूप में व्यक्त की जाती है। देखो इस मान में गुणज, देखो ये गुणज करके और 10 की पावर के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो गुणज आपको पता चली गया, गुणज कितना है इसका 47 का मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लायर क्या है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर कितना है हमारा 10 की पावर 1, किसके लिए आया है, तीसरी पट्टी का यानी भूरे रंग के लिए आया है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1। और लास्ट पट्टी का जो स्वर्ण है वो सहनशीलता को रिप्रेजेंट करती है, सहनशीलता कितनी है गोल्डन कलर की, प्लस माइनस 5%। तो ऐसे आप ये ज्ञात कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, मेन बात यही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 गुणा 10 की घात 3 ओम है तथा सहनशीलता 5% है, तो इसके वर्ण कोड के मान क्रम से लिखिए। देखो वर्ण कोड लिखना है, वर्ण कोड लिखना है, क्रम से लिखना है वर्ण कोड, समझ रहे हो। कलर कोड ज्ञात करना है आपको, यानी कलर ज्ञात करना है, कलर कौन कौन से कलर होंगे, और एक क्रम से लिखना है। तो क्रम से सबसे पहले 6 की बात करें, देखो मैंने प्रतिरोध का मान लिख लेता हूँ पहले यहाँ। देखो 62 गुणा 10 की घात 3, और देखो ये सहनशीलता कितनी दे रखी है, प्लस माइनस 5%, तो ये 5%। तो देखो 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी ये प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक हैं। तो पहला जो अंक है वो पहले कलर को व्यक्त करेगा, पहला जो अंक है वो पहले कलर को व्यक्त करेगा, यानी 6 किसको व्यक्त करेगा, 6 किस पे आता है, देखो फिगर देखो 6 का देखो ये रहा 6, तो 6 क्या यहाँ पर नीला है ना, तो कलर स्टार्ट पहला कलर क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, नीला लिखोगे, यहाँ पर ब्लू, नीला हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 6 के बाद में क्या आता है, 2, दूसरा अंक क्या हमारा 2 है, तो 2 का कलर क्या होगा, 2 का कलर कोड देखिएगा। देखो 2 ये ध्यान देखो, ये फिगर क्या है 2 का, लाल है, देखो भाई टेबल में देखो आप, ये रहा 2, तो ये 2 किसके लिए है, लाल कलर के लिए है। तो नीले के बाद में क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा, लाल कलर है भैया, ठीक है ना, रेड। अब उसके बाद में मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 3 है, गुणज क्या है हमारा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 क्या है यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लायर 10 की पावर 3 देखिएगा, ये रहा 10 की पावर 3। तो क्या है, नारंगी देखिएगा, इसमें देखिएगा आप 10 की पावर 3, ये क्या है, नारंगी है ना। तो यहाँ पर कलर कौन सा लिखोगे आप, नारंगी लिखोगे, कौन सा लिखोगे, नारंगी लिखोगे। और ये प्लस माइनस 5% क्या होती है, ये सहनशीलता किसकी आती है, स्वर्ण की आती है, रजत की आती है, ये स्वर्ण की आती है। तो ये स्वर्ण लिख दिया मैंने यहाँ, गोल्डन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको कलर कोड ये लिखने पड़ेंगे, क्रम में लिखने पड़ेंगे, पहले जो कलर आएगा वो पहले लिखना है, बाद में आएगा वो बाद में लिखना है, ठीक है ना। ऐसे आगे पीछे नहीं लिखना है, आगे पीछे लिखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, ये हो गया कलर कोडिंग हो गई, ठीक है ना। कर सकते हो ऐसे, मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। अगर आप ये मतलब टेबल थोड़ी याद हो जाएगी, टेबल भी आसान है, याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया। कलर कोड को याद करना जरूरी होता है, वो तरीका मैंने बता दिया, प्रथम अक्षर को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ब्लैक ब्राउन होगा और लास्ट में आएगा ब्लू, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना, ब्लैक ब्राउन और फिर ब्लू। और इसमें जी और जी भी 2 आए हैं, एक में आ जाएगा जी क्या आ जाएगा, एक में ग्रीन और दूसरे में लास्ट वाले में ग्रे आ जाएगा, ठीक है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और स्वर्ण रजत रहेगा, 9 रंग के लिए 20% रहेगा, ठीक है। कलर नहीं होगा तो उस केस में 20% सहनशीलता आएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x बराबर 4 ओम है और y बराबर 48 गुणा 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के मान कितने होंगे। तो x का मान कितना होगा भाई बताओ। देखो x क्या है, प्रतिरोध है। मैंने आपको एक बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था
यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है ना भाई। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि x बराबर 4 ओम है, तो चालकों की लंबाई अगर आधी कर दें तो आधी करने से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर लंबाई आधी हुई तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। निकाल के दिखाना पड़ेगा भाई। देखो ये आप कर सकते हो, देखो x बराबर 4 ओम दे रखा ना, तो जो नया प्रतिरोध है उसको मैं x डैश लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, x डैश लिख देता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला तो x बराबर 4 ओम है ही, ठीक है। और तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा रिलेशन, इसी से रिलेशन डेवलप करेंगे। देखो ये R समानुपाती है L से, तो यहाँ से लिखेंगे x, स्टार्टिंग में x था, बाद में हो गया प्रतिरोध x डैश, बाद में प्रतिरोध कितना हो गया, x डैश हो गया। मतलब चालकों की लंबाई आधी करने के बाद में भाई, लंबाई आधी करने के बाद में प्रतिरोध कितना हुआ, x डैश, स्टार्टिंग में कितना था, x था। अब फिर लंबाई स्टार्टिंग में कितनी थी, L थी, और बाद में क्या कर दिया मैंने, चालकों की लंबाई आधी कर दी, यानी L/2 कर, L/2 टू ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, तो L से L कट जाएगा, तो यहाँ से x अपोन में x डैश क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो x डैश कितना हो जाएगा भाई, x डैश यानी x/2, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा, 4/2 कर देना इसमें, 4/2। x डैश, x का मान दे रखा है ना आपको, x का मान दे रखा है 2 ओम, तो x डैश बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आ गया 2 ओम। तो याद रखना, लंबाई को आधा करते हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाता है, यानी 2 ओम हो गया। अब देखो ये y और दे रखा है, तो y का मान क्या आएगा, तो y में तो कोई चेंज होना नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि ओम मीटर किसका मात्रा का, प्रतिरोधकता का। और प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता डिपेंड किस पे करती है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पे डिपेंड करती है, ये बात याद रखना। तो यहाँ लंबाई आधी करो, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट बढ़ाओ कम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो ये y है ये सेम रहेगी, है ना। तो y बराबर आप ये सेम लिख देना, 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रेजिस्टिविटी है, याद रखिएगा भाई। मैंने बार बार बताया कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लंबाई अनुप्रस्थ काट बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर चेंज नहीं होती, सेम की सेम रहती है। तो इसका मतलब जैसे ये y बराबर ये प्रतिरोधकता है, तो ये पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी, क्योंकि एक ही पदार्थ तो एक ही है ना हमारे पास है। अरे पदार्थ एक है तो प्रतिरोधकता भी एक ही है। तो प्रतिरोधकता स्टार्टिंग में अगर ये है, y बराबर ये है, तो लंबाई आधी करोगे तो भी यही रहने वाली है, क्योंकि पदार्थ थोड़ी ना बदला है, इसलिए प्रतिरोधकता सेम रहेगी इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल थे। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अपन, वो और देख लीजिए। आई बात समझ में, ये दोनों तो आगे ना समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। जो भी है ये देख लेना, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कोई समस्या हो तो जरूर पूछना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक धातु है, एक धातु के तार की जो लंबाई है वो L मीटर है, L मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है। ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर, तो वही खींचने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तार को खींचने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, वो मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था, है ना, लास्ट वीडियो में करवाया था, उसी कॉन्सेप्ट बेस पे है, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है। ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो आपको प्रतिरोध में परिवर्तन देखना है, फिर आपको प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, प्रतिरोध में जो चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए आपको प्रतिरोध का अनुपात देखना पड़ेगा। तो R1/R2 ये आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया था ना, तार को खींचने पर किस प्रकार से प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। तो R1/R2 = L1/L2 का स्क्वायर, पूरे का क्या है, स्क्वायर। स्टार्टिंग में लंबाई L1 क्या है, L है, और फिर हमने तार को खींचकर लंबाई कितनी कर दी, दुगुनी कर दी, यानी L2 क्या हो गई, 2L हो गई। तो L1 की जगह L पुट करेंगे और L2 की जगह क्या पुट करेंगे, 2L करेंगे, तो L से L कट जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो R1/R2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो R1/R2 कितना हुआ, R1/R2 = 1/4। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, देखिएगा स्टार्टिंग में हमारे पास प्रतिरोध कितना है, 1 है। देखिए शुरुआत में प्रतिरोध कितना है हमारे पास, 1, और तार को खींचने पर कितना हो गया, मतलब तार को खींचकर लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध कितना हो गया, 4 हो गया। प्रतिरोध कितनी इकाई हुआ है, 4 इकाई। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो गया भाई, यहाँ से 4 - 1 3 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, तो 3 को 100 से गुणा कर दो, 300% की वृद्धि हो जाएगी प्रतिरोध में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी R2 - R1/R1। तो R2 - R1 का मतलब समझ रहे, 4 - 1/1, R1 का मतलब 1 × 100, और तो ये 300
परसेंटेज आ जाएगी, ये आ जाएगी देखो 300%, ठीक है ना। ये प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपको चेंज स्टार्टिंग में 1 था और बाद में तार को खींचने पर कितना हो गया प्रतिरोध, 4 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 3 यूनिट का हुआ, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3 × 100, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो शायद मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भाई, ठीक है ना। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू।